आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास का जो थर्ड थीम है। मतलब 12वीं क्लास में 3 किताबें हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आखिरी किताब है और 12वीं आखिरी एनसीईआरटी जिसको आपको पढ़ना है। इसका आज हम 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। 11वें चैप्टर की चर्चा करेंगे जिसमें सिपाही म्यूटनी और वो सारी उसके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही थी उसकी पूरी कहानी समझेंगे। आते हैं हम आज के चैप्टर के ऊपर। आज का चैप्टर है जो बात करने वाला है रिबेल्स के ऊपर। हमने अपनी कहानी खत्म की थी सब्सिडरी अलायंस पे। मैंने आपको वो सारे इलाके बताए थे जो अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे 1857 तक। अब हम जरा सी बात करने वाले हैं अवध को सेंटर में लेके। अवध जो कि प्रिंस, तालुकदार, पीसेंट्स और सिपाहियों से मिलकर बना है। इन सब की अपनी अपनी परेशानियां रहेंगी, इनके अपने अपने ग्रीवेंसेस रहेंगे अंग्रेजों से। अब स्वाभाविक सी बात है, जब अंग्रेज आएंगे तो वो अपने हिसाब से कामों को चलाना शुरू करेंगे। अंग्रेज जब अवध में एंटर करेंगे, अवध को मिस गवर्नेंस की वजह से इनका जो नवाब है वाजिद अली शाह, उसको भेज दिया जाता है कलकत्ता। और यहाँ पर जो तालुकदार हैं उनके बुरे वक्त आ जाते हैं। वो तालुकदार जो अपने बड़े बड़े एस्टेट्स में रहते थे। अब एस्टेट क्या होता है? बहुत बड़ी ज़मीन होगी और ज़मीन के बीच में उन्होंने अपना एक बंगला बनाया है, तो वह एस्टेट हो गया। अपने छोटे छोटे किले बना के रखते थे तालुकदार। इस तरीके से काम चल रहा था अवध में। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती थी और पावर जो है वो पुश्तौनी तौर पे ट्रांसफर किया जा रहा था। अंग्रेज आने के पहले तालुकदार क्या करते थे? तालुकदार अपनी खुद की आर्मी मेंटेन कर रहे हैं। ये अपने किले बनाएंगे और जो इनका इलाका होता था उसमें ऑटोनॉमी भी होती थी एक तरीके से। कब तक ऑटोनॉमी रहेगी? जब तक ये नवाब की बात मानने वाले हैं। नवाब की जो सुजेरेनिटी है, जो स्वामित्व है, उसको मानने वाले हैं और नवाब को एक एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भेजते रहेंगे। इस तरीके से पूरे तालुकदार अपना काम चला रहे थे। लेकिन जैसे ही एनेक्सेशन होता है उसके बाद कहानी बदल जाती है। इस इक्वेशन में आपको चेंज देखने मिलेगा। यहाँ पर तालुकदार के जो यहाँ पर आर्मी थी छोटी सी, उसको डिसआर्म कर दिया जाएगा। उनकी आर्मी से उसके जो आर्म्स है, उसकी जो फौज है, उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। उनके जो किले थे, किले भी तोड़ दिए जाएंगे। अब सीधा सीधा तालुकदार जो है, जो एक तरीके से एक छोटे राजा के तौर पे अपना जीवन यापन कर रहा था, जीवन जी रहा था, वो रोड पे आ जाता है। धीरे धीरे आप देखिए ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी लाएंगे, क्योंकि अवध को कंट्रोल में लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? अवध की जो मिट्टी है, जो जमीन है, वो काफी ज्यादा फर्टाइल है और इंडिगो और कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। अंग्रेजों ने यही सोचा था। और जब लैंड की बात आएगी, लैंड कल्टीवेशन की बात आएगी, तो वहां पर एक प्रॉपर रेवेन्यू पॉलिसी की भी जरूरत पड़ेगी। और जब वो रेवेन्यू पॉलिसी की जरूरत पड़ने वाली है तो यहां पर आप देखिए अंग्रेज दिमाग चलाते हैं। अंग्रेज दिमाग ये चलाते हैं कि अंग्रेज कहेंगे ये जो सेटलमेंट है, रेवेन्यू सेटलमेंट, इसमें एक समरी सेटलमेंट लेके आया जाए। 1856 में ये लेकर आते हैं। इस समरी सेटलमेंट में एक बात मान ली जाती है कि ये जो तालुकदार हैं ये सही मायने में जमीन के मालिक नहीं है। ये जो लैंड है इसके नॉन परमानेंट स्टेक्स हैं। इनका जो स्टेक है या जो इसका स्वामित्व है, इसके जो राइट्स हैं, वो तालुकदार के पास नहीं है। इस तरीके की बात करी जाती है और कहा जाता है कि ये जो लैंड है इन्होंने नकली या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से माल प्रैक्टिसेस इसको हथियाया है। और जब ऐसा कह दिया जाएगा तो समरी सेटलमेंट के अंडर ये तालुकदार जो है इनको अलग कर दिया जाता है इस जगह से। शुरुआत में आप देखिए अंग्रेज आने से पहले, मतलब अगर आप 1855 तक भी देखेंगे तो 67% जो है टोटल नंबर ऑफ विलेजेस अवध में जो थे वो तालुकदार के अंडर थे और समरी सेटलमेंट के बाद 38% बचते हैं। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि अगर हम तालुकदार को बीच में से अलग कर देंगे तो जो पीसेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कम हो जाएगा। अब वो कैसे? मान के चलिए ये है तालुकदार, ये है ब्रिटिश और ये है पीसेंट। पीसेंट से जो तालुकदार है वो लेगा 20 रुपए और यहां पर ब्रिटिशर्स को वो पैसे कितने देगा? वो देगा इसमें से 15 रुपए। तो ये 5 रुपए जो तालुकदार ने रख लिए, वो 5 रुपए ब्रिटिशर्स को कम मिले हैं। ये सोचते हुए ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि इससे अच्छा हम 15 सीधा अगर पीसेंट से लेने तो पीसेंट के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, साथ में जो तालुकदार हैं जो बीच में मलाई खा रहे हैं उनका भी काम खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू है स्टेट का वो तो इंक्रीज हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ज्यादा पैसे तो मिलने लगे, लेकिन इसकी वजह से आप देखिए कहीं पर भी तब्दीली नहीं आई पीसेंट्स की सिचुएशन में। पीसेंट की जो सिचुएशन थी वो तब भी वैसी थी जैसी पहले थी। जो डिमांड की वजह से जो बर्डन था वो ज्यों का त्यों था, बल्कि बहुत सी जगहों पर कंडीशंस और ज्यादा खराब हो रही थी। धीरे धीरे आप देखेंगे जो बड़े बड़े एरियाज हैं उनका जो एसेशन हुआ था, मतलब कि किसी भी एक एरिया में इससे 10 रुपए मिलने चाहिए, इससे 50 रुपए मिलने चाहिए,
इस तरीके के जो असेशंस होते थे, जो लैंड पे रेवेन्यू फिक्स करने के लिए जो असेसमेंट होता था, वो बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट था। उसमें रेवेन्यू बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था, ये ऑफिशियल्स को पता चलता है। कहीं कहीं पर 30 से 70% तक उसको बढ़ाकर दिखाया गया था। अब जैसे ही ताल्लुकदार और पीसेंट्स, इनमें आप देखिए दोनों के पास एनेक्सेशन के बाद खुश रहने का कोई रीजन नहीं बचा। पीसेंट्स के बारे में आपको मैंने बताया कि उनका भी सिचुएशन जो है वो कमजोर हो रही है। साथ में ताल्लुकदार की भी हमने सिनेरियो देख लिया कि ताल्लुकदार का जो हायरार्की थी, जो उसके फोर्ट्स थे, जो उसके आर्म्ड फोर्सेस थी छोटी सी, उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। अब जब इस तरीके का एक सोशल ऑर्डर को तोड़ दिया जाएगा, ताल्लुकदार को डिसबैंड कर दिया जाएगा, इनका जो पूरा प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ था पुश्तों से, उसको अलग कर दिया जाएगा। साथ में पीसेंट्स जो कि ताल्लुकदार की तरफ कहीं ना कहीं लॉयल्टी और पैट्रोनेज शो करते थे, ताल्लुकदार से कहीं ना कहीं एक संबंध से बंधे हुए थे, वो अपने आप को वफादार मानते थे ताल्लुकदार का, वो भी कहीं ना कहीं अलग हो गए। वो एक सिस्टम जो था, जो एक व्हील था, वो रुक गया, वो टूट गया। और इसकी वजह से पूरे सोशल सिस्टम में अवध के कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं। ताल्लुकदार जो है ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जो प्री ब्रिटिश टाइम था, उसके पहले आप देखेंगे तो ताल्लुकदार कहीं ना कहीं ऑप्रेसर्स तो थे। लेकिन मान के चलिए अगर किसी के घर में शादी है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है, कोई दुख का काम है, इस तरीके से अगर कोई भी परेशानी आती थी तो वहां पर ताल्लुकदार खड़े होते थे, काम करते थे। उनके समय में कंसिडर किया जाता था, पीसेंट्स को कंसिडर करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। पर जैसे ही ब्रिटिश आएंगे और ब्रिटिश के आने के साथ में जो ताल्लुकदार जो उनको हटा दिया जाता है, अब ब्रिटिश ये सब नहीं सुनने वाले हैं। अगर क्रॉप फेलियर होता है या फिर पीसेंट्स को कोई परेशानी है तो उस चीज की कोई सुनवाई नहीं होने वाली। अवध की हम बात करें तो 1857 में बहुत ज्यादा गजब की लड़ाई अवध से देखने मिली। अवध से ताल्लुकदार और पीसेंट्स दोनों ने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। यहां तक आप देखेंगे जो ताल्लुकदार थे वो नवाब की जो वाइफ है बेगम हजरत महल, उनके साथ लड़ते रहे लखनऊ में मरते दम तक। अब जो सिपाही है वो कौन है? सिपाही को सही मायने में देखा जाए तो अ पीसेंट इन द यूनिफॉर्म वाज कॉल्ड अ सिपाही। यहां पर जो पीसेंट्स के जो भी ग्रीवेंसेज हैं, जो भी इश्यूज हैं, वही पीसेंट जाके सिपाही बन जाता है, तो वो जो इश्यूज हैं वो फर्दर कैरी ओवर हो जाते हैं। और सिपाहीज में भी इस तरीके से जो रिसेंटमेंट है, जो ग्रीवेंसेज हैं, वो पलते जा रहे हैं। क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो बहुत सारे जो सिपाही थे वो अवध से रिक्रूट करे गए थे। आप देखेंगे सिपाही के अपने अपने ग्रीवेंसेस थे। सिपाही कहते थे कि हमें पैसे कम मिल रहे, साथ में अगर उनको छुट्टी चाहिए तो उसमें भी दिक्कत होती थी। इसके अलावा और भी अलग अलग रीजंस थे जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से सिपाही नाराज थे। 1820s की अगर हम बात करें तो उस समय जो ऑफिशियल्स थे और सिपाही थे, मतलब जो व्हाइट हैं और उसके साथ जो सिपाही, उनके बढ़िया फ्रेंडली रिलेशंस थे। उनके अगर कोई फेस्टिवल्स होंगे तो उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनके साथ में रेसलिंग अगर होगी तो रेसलिंग मैच खेलेंगे, फेंसिंग तलवारबाजी वगैरह भी खेलेंगे, साथ में होगा तो शिकार वगैरह पे भी चले जाया करते थे। लेकिन 1840s आते आते तक जो स्टोरी है वो चेंज होने लगी। धीरे धीरे आप देखेंगे रेशियली इंफीरियर माना जाने लगा इन सिपाहियों को। इनकी पे में, इनके प्रमोशन में, इन सब में दिक्कतें आने लगी। साथ में इनको अब्यूज, वायलेंस, इन सब का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे आप देखेंगे तो जो वाइट ऑफिसर्स थे उनकी इनसेंसिटिविटी बढ़ती जा रही थी। फिजिकल वायलेंस बढ़ गया, अब्यूज करने लगे, गाली गलौज करने लगे, जो कि इंडियन सिपाही थे उनके प्रति। पर्टिकुलरली देखा जाए तो अवध के जो सिपाही थे वो इस चीज को फेस कर रहे थे। तो यहां पर रिसेंटमेंट जो है वो सिपाहियों के अंदर भी बढ़ती जा रही है और ये बेस बनती है सस्पेशन का। और इस सस्पेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया भी था इस कार्ट्रिज का, जो कि इस तरीके की दिखती है, हमने देखा भी था इसको, जो बनाई गई थी किसके द्वारा? वो बनाई गई थी सुअर और गाय की चर्बी का यूज करके। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो सिपाही है नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो पीसेंट्स और सिपाही हैं उनके बीच में क्लोज लिंक है, क्योंकि वो गांव से जुड़े हुए हैं, उनका जो कनेक्शन है रूरल वो काफी गजब का है। अगर हम बात करें जाए बंगाल आर्मी में तो अवध और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सिपाहियों को रिक्रूट किया गया था, जिसमें आप देखेंगे ब्राह्मण्स और अपर कास्ट के भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अवध को कहा जाता था नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, मतलब बंगाल आर्मी में सबसे ज्यादा अवध के आपको सिपाही देखने मिलेंगे। यहां पर आप देखें किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। सिपाहियों को डर पैदा हो जाता है नई कार्ट्रिज को लेके। उनके जो ग्रीवेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, छुट्टी देने की दिक्कत आती है, उनको छुट्टी नहीं दी जाती, उनके जो सीनियर्स हैं वो उनसे मिसबिहेव करते हैं, रेशियल अब्यूज हो रहा है उनके साथ, उनको गालियां दी जाती हैं उनके रेस के ऊपर, उनको रेशियली अलग माना जाता है। सही मायने में आर्मी में इस तरीके की चीजें नहीं होती।
आज भी आप देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं की भी आर्मी, कहीं की भी रेजिमेंट हो, उन सबको बराबर माना जाता है। व्हाइट ऑफिसर्स जो हैं इस तरीके की जो हरकतें कर रहे थे, ये सारी जो खबरें हैं ये गांव तक पहुंच रही हैं और गांव में इस वजह से रिसेंटमेंट और बढ़ता जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो पीसेंट हैं वो टाउन्स में आते हैं और वो सोल्जर्स के साथ जुड़ जाते हैं जब इस रेबेलियन की बात करी जाती है, जब ये रेबेलियन शुरू होता है। इसके बारे में हमने बात की थी कि 1857 में जैसे ही रेबेलियन की बात आती है तो दिल्ली की जनता उनका साथ दे रही है और भी आसपास की जो जगह जगह की जनता है वो जुड़ जाती है, क्योंकि विलेज में ये सारी खबरें पहुंच रही थी। विलेज में भी पूरा ये अपडेट मिल रहा था कि अंग्रेज किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म यूरोपियन स्टाइल में, ये बंगाल का जो सिपाही है इस तरीके के कपड़े पहनता था, यूरोपियन स्टाइल है ये सिपाही की। अब 1857 का जो रिजल्ट आया वो हमें पता है कि ब्रिटिश जो हैं वो जीत गए, उन्होंने इस रिबेल को सप्रेस कर दिया। तो उन्होंने इसको इस तरीके से पिक्चराइज किया, उनके जो ट्रायल्स हैं, जो ट्रिबुलेशंस हैं, उन सबको दिखाने की कोशिश की, जो ब्रिटिशर्स ने परेशानियां फेस की उनको दिखाया और खुद को हीरो की तरह प्रेजेंट कर दिया। दूसरी तरफ जो रेबेलियंस है उनकी आवाज को दबा दिया गया, उनकी बात, उनके तरीके, उस सब के बारे में कोई बात नहीं करी गई। आप देखें चाहे सिपाही की बात करें या फिर ऑर्डिनरी पीपल की, जो लिटरेसी रेट था वो काफी कम था। उसके बाद भी आप देखें तो प्रोक्लेमेशंस और इश्तिहार, नोटिफिकेशंस वगैरह इशू किए गए थे रेबेल लीडर्स के द्वारा। उनके क्या आइडियाज थे और लोगों को वो रिवोल्ट में किस तरीके से जुड़ने को कह रहे थे। उससे हमें पता चलता है कि आखिर रिबेल्स का क्या परसेप्शन था, क्या पर्सपेक्टिव था, क्या चाह रहे थे। आप देखेंगे रिबेल प्रोक्लेमेशन जो होता है 1857 में, इसमें बात करी जाती है, बार बार ये अपील करी जाती है कि सारे जो कास्ट एंड क्रीड हैं, जो रिलीजन है, उन सबको साथ में जुड़ना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल आइडेंटिटी, उनको इस रिबेल में जुड़ने की बात करी जाती है। अगर कोई मुस्लिम प्रिंस है, अगर वो प्रोक्लेमेशन या नोटिफिकेशन निकालेंगे तो वो उसमें साफ साफ तरीके से हिंदूज के सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखा करते थे। यहां पर रेबेलियन में यह बात करी जाती कि हिंदू और मुसलमान दोनों की लड़ाइयां हैं और इसमें दोनों का फायदा नुकसान इक्वली होने वाला है। इश्तिहार बात करते थे प्री ब्रिटिश टाइम्स की, जब हिंदू और मुस्लिम साथ में रहते थे, मतलब कि मुगल एम्पायर की बात करते थे, जब हिंदूज और मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा सौहार्द था, बहुत ज्यादा हार्मनी थी। इस चीज की बात इन इश्तिहारों में की जाती थी। जो प्रोक्लेमेशन है वो बहादुर शाह के नाम पे इशू करे जाएंगे, जहां पर अपील करी जाएगी कि मोहम्मद एंड महावीर दोनों को साथ में मिलके, साथ में जुड़ के लड़ना है। यहां पर आप देखिए कि बहुत सारी जगहों पर ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कोशिश की कि हम हिंदू और मुस्लिम्स को अलग कर दें। जगह है उत्तर प्रदेश में बरेली, यहां पर 50,000 रुपए खर्च करे जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशंस को ये एक दूसरे के खिलाफ भड़का पाए, और जो ये अटेम्प्ट ये करते हैं ये फेल हो जाता है। ब्रिटिश ने जो एनेक्सेशन किया था इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंडेम किया जा रहा था, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसकी निंदा करी जा रही थी। इसने लोगों को तो नाराज कर दिया, लोगों की, जैसे हमने देखा तालुकदार है, पीसेंट्स है, सिपाही है, इन सब की जिंदगी बेकार कर दी। इनके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए, इसकी वजह से जो लैंड होल्डर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा। छोटे हों या बड़े हों, उन सबको इस चीज से परेशानी थी। इसके अलावा जो व्यापार होता है वो एक प्रॉपर सिस्टम से चलता है। जो कॉटन उगाएगा वो कॉटन उगा के जो कपड़े बनाता है उस तक पहुंचाने वाला है, जो कपड़े बनाएगा वो कपड़े रंगने वाले को वो कपड़े देगा, और इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। आप देखिए ब्रिटिश रूल जब आता है तो इन फिरंगियों को एक्यूज करा जाता है, इनसे कहा जाता है कि इनकी वजह से जो भी चीजें हमें प्यारी थी, जो भी चीजें हम एंजॉय करते थे, जो भी चीजों को हम जानते थे, उन सबको बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये रिबेल्स जो हैं ये कहते थे कि हमारा जो पुराना समय है उसको हमें रिस्टोर करना है, उसको हमें वापस लेके आना है। प्रोक्लेमेशंस में और भी बातें करी जाती थी, कहा जाता था कि जो कास्ट और रिलीजन है हिंदू और मुस्लिम्स की, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इन अंग्रेजों के द्वारा, और इसीलिए हमें इस चीज से बचना है। ये चाहते हैं कि हमें ईसाई बना दे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, इसके अलावा आप देखेंगे जो भी आदमी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता था, जैसे कि शहरों में आप देखेंगे जो एलीट है वो, स्वाभाविक सी बात है ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की वजह से ही पैसे वाले बन रहे हैं, उनको पर्टिकुलरली डेलिबरेटली आप देखेंगे ह्यूमिलिएट करा जाएगा, बेइज्जत करा जाएगा। मनी लैंडर्स जो है उनकी किताबें जला दी जाती, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको जला दिया जाएगा, उनके घरों को जला दिया जाता था। इस तरीके की चीजें भी रिबेल्स कर रहे हैं। ये जो ट्रेडिशनल हायरार्की है इसको भी ओवरटर्न करने की बात करते हैं, मतलब जो भी पुराना सिस्टम हो रहा था उसकी बात करेंगे।
ये एक एगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब बराबरी वाली सोसाइटी लाने की बात करते हैं और ये कहते हैं जो भी ग्रुप्स हैं सोसाइटी के उन सबको यूनिफाई करना है और हम सबको लड़ना है इस फिरंगी राज के खिलाफ। आप देखिए ये कहते हैं कि एक बार जब ये ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा, इसके बाद दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर, इन सारी जगहों पे अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं इसकी एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश भी की जा रही थी। जो कोर्ट का कल्चर था उसको लाने की बात करी जाती है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मद्देनजर रखते हुए अपॉइंटमेंट्स भी किए जा रहे थे। अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग जो काम रहेंगे, चाहे कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात करी जाए, ट्रूप्स का जो पेमेंट है उसकी बात करें और लूटपाट रोकने के लिए और प्लंडर रोकने के लिए भी सही साठ व्यवस्था बनाई जा रही थी। साथ ही साथ आप देखेंगे जो बैटल है वो शुरू हो जाते हैं अंग्रेजों के साथ। इसकी वजह से अब बैटल के लिए लड़ना है तो आपको चेन ऑफ कमांड देने हैं, आपको ऑर्डर्स देने हैं और आपके ऑर्डर जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बजाने होंगे। तो इस तरीके से चेन ऑफ ऑर्डर्स भी दिए जा रहे थे, चेन ऑफ कमांड्स भी दिए जा रहे थे और बहुत सारे केस में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स को अच्छे खासे लोहे के चने चबाने पड़ते थे जब उनसे लड़ाई हो रही थी रिबेलियंस की। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो अवध में ये जो रेजिस्टेंस है काफी लंबे समय तक चलता है। काउंटर अटैक की तैयारियां की जाती है, लखनऊ कोर्ट में इस चीज की प्लानिंग करी जाती है और आखिरी महीने तक 1857 में जब ये रिवॉल्ट चल रहा था तो आखिरी महीने तक ये चीज और बल्कि अर्ली 1858 तक रिवॉल्ट की प्लानिंग्स वगैरह लखनऊ कोर्ट में होती हैं। अब ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ धरे तो बैठेंगे नहीं। सारे अकाउंट से आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि इस बार ब्रिटिशर्स के लिए बड़ी कठिनाई होने वाली, ये चीज इतनी आसान नहीं होने वाली। ये देखे अपने ये ट्रूप्स भेजते हैं नॉर्थ में, इसके साथ में ये बहुत सारे लॉज भी पास करेंगे ताकि ये इंसर्जेंसी को खत्म कर पाए। सिर्फ पूरे नॉर्थ इंडिया को ही मार्शल लॉ के अंडर इन्होंने नहीं रख दिया था, बल्कि ऑर्डिनरी अंग्रेज को भी ये राइट दे दिया था कि अगर तुम्हें लगे कि कोई रिबेल है, किसी ने रिबेलियन में पार्ट लिया है तो उसको तुम मार सकते हो, ये हम तुम्हें फ्री हैंड देते हैं। जो सामान्य प्रोसेस होते हैं लॉ के, जिसमें आप उसको पकड़ेंगे, उसको जेल में डालेंगे, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, इस तरीके की सारी चीजों को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो भी आदमी रिबेल में पार्ट लिया है उसके लिए सीधा सीधा एक ही पनिशमेंट था और वो था डेथ। आप देखिए यहां पर नए नए लॉज आ गए, स्पेशल लॉज हैं, रीइंफोर्समेंट्स भेजी जाती हैं ब्रिटेन से। धीरे धीरे सप्रेशन का जो काम है रिवोल्ट का, इसको चालू करा जाता है। अंग्रेज तब समझते हैं सिंबॉलिक वैल्यू दिल्ली की, कि दिल्ली की क्या सिंबॉलिक वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी वजह से ये टू प्रोंग अप्रोच मतलब दो मुहा अप्रोच लगाते हैं। एक तरफ कलकत्ते से नॉर्थ इंडिया की तरफ भी मूव करती है आर्मी, दूसरी तरफ पंजाब नॉर्थ की तरफ, वहां से साउथ मतलब दिल्ली की तरफ भी आर्मी आएगी। दोनों तरफ से अटेम्प्ट लगाए जाएंगे और दिल्ली को रिकवर करने की कोशिश करी जाएगी। आप देखेंगे कि सितंबर आते आते तक इस पूरी सिटी को कैप्चर करने की बात हो पाई। पूरी सिटी कैप्चर हुई और ये शुरू हुआ था जून में। देखिए किस तरीके से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपनी फोर्सेस को भेजा था। यहां से कलकत्ता से भी दिल्ली आ रही फोर्स, नीचे आप देखेंगे तो डेक्कन से भी फोर्स आ रही है। इस तरीके से इन्होंने पूरा जो रेबेलियन है उसको क्रश किया। यहां से पंजाब के इलाके से भी आपको देखने मिलेगा कि फोर्स आ रही है और सितंबर में आके ये दिल्ली को कंट्रोल कर पाते हैं। दोनों तरफ ही हेवी लॉसेस हो रहे हैं, गजब की लड़ाई चल रही है। यहां पर आप देखें नॉर्थ इंडिया में दिल्ली को डिफेंड करने के लिए सारी जगहों से जो रिबेलियंस, जो सिपाही हैं, जो लड़ने वाले हैं, वो सब आ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे रिकॉन्क्वेस्ट करने में ब्रिटिशर्स को प्रोग्रेस मिलने लगती है गंगेटिक प्लेन में। लेकिन प्रोग्रेस कैसी मिलती है, एक गांव, दो गांव, इस तरीके से एक एक करके छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं, मतलब काफी कठिनाई देखने मिलती है। काउंटर इंसर्जेंसी जो थी वो भी गजब के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये समझ जाते हैं कि जो म्यूटनी है ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, इसीलिए ब्रिटिशर्स काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं फोर्थ से, ये फोर्थ से जो हैं ये कहते हैं कि 3/4 जो अडल्ट है, मान के चले अगर 4 आदमी है तो 4 आदमी में से 3 आदमी जो है वो लड़ रहे हैं इस रेबेलियन में। तो कितना कठिन हो रहा होगा अंग्रेजों को, उनकी छोटी सी टुकड़ी, उनकी छोटी जो नंबर है उनके कम नंबर होने के बाद वजह से। मार्च 1858 तक आप देखेंगे कि जो फाइटिंग है, ये जो सिचुएशन है, इसको कंट्रोल में लाया जाता है। ब्रिटिश अपने मिलिट्री पावर को यूज करते हैं जाइगेंटिक स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे तोपें लाई जाती हैं, बंदूकें, और बहुत लंबे चौड़े फायरिंग पावर्स और जो मिलिट्री पावर है उसका यूज करा जाता है, तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आती है।
इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने हमेशा से जो चालें चली हैं वो भी चली जाती हैं। यहाँ पर जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, पीसेंट्स हैं, इनको कहा जाता है कि अगर आप इनसे हट जाओगे तो हम आपको बहुत आपकी जो एस्टेट है वो वापस कर देंगे, आपके जो इलाके हैं, आपकी जो ज़मीनें वापस कर देंगे और आपको बाकी गिफ्ट्स और लॉयल्टीज वगैरह देंगे अगर आप ये रिबेलियन जो है इससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे, लैंड होल्डर्स ऐसे थे जो कि बात मान जाते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, जो नहीं मानते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहां पर देखें तो एक मॉस्क है दिल्ली रिज में, इसकी फोटो दिखाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे लैंड होल्डर्स थे जो कि नेपाल भाग गए, तो वो अपनी तबीयत खराब होने की वजह से बीमारी से मारे गए या फिर भूख से मारे गए। ये एक और फोटो है सीधे हाथ पे, आप देखें सिकंदराबाद की, लखनऊ 1858 की। यहां पर 4 आदमी आपको खड़े दिखेंगे, यहां पर देखें 2 और 2 4, बाकी यहां पर आपको स्केलेटन्स दिख रहे हैं। ये यहां पर ही सिपाहियों ने शरण दी थी और यहीं से ये लड़े थे और लगभग 2000 रेबेलियंस को यहां मार दिया गया था, 2000 सिपाहियों को यहां पर मार दिया गया था। यहां पर जो स्केलेटन है ये बताते हैं कि किस तरीके से कोल्ड ब्लडेड तरीके से इस रेबेलियन को सप्रेस किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज इसके अलावा एक और प्रोपेगेंडा चला रहे थे। ये धीरे धीरे अपनी इस तरीके की पेंटिंग्स, इस तरीके की फोटोज वगैरह रखते हैं जिससे कि इंग्लैंड में भी काफी ऐसा रिएक्शन आए कि इनको दबाओ, इनको कुचलो, इनको खत्म करो, इस तरीके की बात करते हैं। थॉमस जोन्स बार्कर जो है ये रिलीफ ऑफ लखनऊ करके एक पेंटिंग बनाते हैं। इस तरीके से और भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। एक जगह की बात करी जाती है लखनऊ में, हेनरी लॉरेंस जो कमिश्नर है लखनऊ के, ये और कुछ क्रिश्चियन पॉपुलेशन एक फोर्टिफाइड जगह में बच के छुप जाते हैं। अब ये फोर्टिफाइड जगह में जहां छुप जाते हैं, ये कलेक्टर हैं तो ये पकड़े जाएंगे और इनको मार दिया जाता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं इनको डिफेंड कर लिया जाता है इंग्लिश के द्वारा जो कर्नल थे। इसके बाद जेम्स ऑटरैम आते हैं, हेनरी हैवलॉक आएंगे और धीरे धीरे यहां पर अंग्रेज की जो गैरिसन है इसको बचाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। फाइनली कर्नल कैम्पबेल आते हैं और कैम्पबेल आके यहां पर इस कंडीशन को कंट्रोल में लाएंगे और ये अंग्रेज जो लोग थे रेसिडेंसी में इनको बचाया जाता है। ये रिलीफ ऑफ लखनऊ की फोटो है, ये सिनेरियो लखनऊ का है। आप देखिए न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट इस तरीके से आती है ताकि पब्लिक को फीलिंग दी जा सके, पब्लिक का जो एटीट्यूड क्या होगा इस इवेंट की तरफ उसको ड्राइव करा जा सके। ये नहीं समझ रहे हैं कि तुम दूसरे के देश में जाके इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, ये समझते हैं कि जो अंग्रेज हैं उनके साथ ये परेशानी हो रही है, अंग्रेजों को दबाया जा रहा है, अंग्रेज जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ इस तरीके की इनह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ब्रिटेन की जो पब्लिक है वो भी बदले की बात करने लगती है, वो भी कहती है कि हमें प्रतिशोध लेना है, हमें बदला लेना है, इस तरीके की बात करते हैं। और ब्रिटेन में इस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, पॉपुलर जो सेंटिमेंट डेवलप करे जाते हैं कि जो इनोसेंट वुमेन है उनकी सेफ्टी की बात करी जाए, उनके ऑनर को बचाया जाए और जो हेल्पलेस चिल्ड्रन है उनको बचाया जाए, इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे सेंटिमेंट्स डेवलप कराए जाते हैं। ये उसी तरीके की एक पेंटिंग है जिसका नाम है मेमोरियम, ये जोसेफ न्योल पेंटोन ने 1859 में बनाई। इसमें आपको कहीं पर भी रेबेल नहीं दिखने वाला है। यहाँ पर औरतें हैं जो बड़ी परेशान हैं, यहाँ पर बच्चे हैं जो बड़े परेशान हैं और पीछे से जो ब्रिटिश हैं ये रेस्क्यू करने आ रहे हैं इनको। तो इस तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है कि ब्रिटिश इनकी जान बचाने आ रहे हैं, पॉजिटिव पोर्ट्रे करा जा रहा है। इसी तरीके की एक और पेंटिंग है मिस व्हीलर की, जो व्हीलर ऑफिसर थे उनकी वाइफ, ये रिबेलियंस को अपनी बंदूक से मार रही। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि एक महिला जो है अपनी जान बचा रही है, लेकिन दूसरा कॉन्टेक्स्ट इसमें यह दिखाया जाता है कि ये जो बाइबल है ये बाइबल नीचे पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो क्रिश्चियन है या जो क्रिश्चियनिटी है या क्रिश्चियन ऑनर है, इसकी लड़ाई है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोपेगेंडा जो है वो शिफ्ट हो जाता है। प्रोपेगेंडा जहां एक देश की आज़ादी का था, इंडिपेंडेंस का था, उसको अब ये रिलीजियस एंगल दे देते हैं ताकि इंग्लैंड में अलग तरीके के सेंटिमेंट्स डेवलप करे जा सके। इसकी वजह से वॉलेंट रिप्रेशन की बात करी जाती है और कहा जाता है बदला लेने की जरूरत है, रेट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। यहां पर बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स दिखाई जा रही है, जैसे कि ये पेंटिंग दिखाई जा रही है जिसमें इसको इंग्लैंड के तौर पे इस महिला को रिप्रेजेंट करा है जो कि रिबेलियन को मार रही है और पीछे जो औरतें और बच्चे हैं रेबेलियन के वो डर से कांप रहे हैं। ये जस्टिस नाम से पेंटिंग बनाई गई थी, ये 12 सितंबर 1857। इसमें कैप्शन है द न्यूज ऑफ टेरेबल मैसेकर ऑफ कानपुर और यहां पर यह दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप देखें एक और पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि जो ब्रिटिश लॉयन है, जो अंग्रेजों का शेर है, जो बब्बर शेर है, उसने बंगाल टाइगर को से बदला ले लिया। इस तरीके की पेंटिंग्स को दिखाया जाएगा लंदन में और सेंटिमेंट डेवलप करे जाएंगे पब्लिक के।
पब्लिक वहां से अर्ज करेगी कि बदला लेने की जरूरत है, हमें प्रतिशोध लेने की जरूरत है। अब प्रतिशोध भी लिया जाएगा तो इसमें पूरी ब्रूटलिटी बरती जाएगी, पूरा निर्दयता बरती जाएगी। आप देखेंगे जो भी रिबेलियन था उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाएगी या फिर उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। कितनी बार तो उनको तोपों से भी उड़ा दिया गया। यहां पर देखिए, यहां पर एग्जीक्यूशन हो रहा है म्यूटिनर्स का पेशावर में, और यहां पर तोपों से उड़ा दिया जाता है। बाकी इनके सिपाही जो हैं वो खड़े होते हैं, वो अपने दोस्तों को, अपने साथ में जो काम करते हैं सहभागी जो हैं उनको मरते हुए देख रहे हैं, गोलियों से छल्ली होते हुए देख रहे हैं या फिर तोपों से उड़ते हुए देख रहे हैं। एग्जीक्यूशन इस तरीके से किया जाता है कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए, एक थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस के तौर पे दिखाया जाता है इसको, सारे लोग देख पाए, इस तरीके की बात करी जाती है। ऐसा नहीं कि इनको कहीं भी डिस्क्रीटली, कहीं भी अकेले में इनको फांसी चढ़ा दी जाए या इनको पनिशमेंट दिया जाए। इसका पूरा एक पब्लिक शो के तौर पे किया जाता है। दूसरी तरफ लंदन में बात करते हैं, जो गवर्नर जनरल है कैनिंग, वो कहते हैं कि हमें लीनियंसी बरतनी चाहिए, हमें थोड़ा सा नरमी बरतने की जरूरत है, ताकि हम इन सिपाहियों की जो लॉयल्टी है उसको फिर से जीत पाए। जब ऐसी बात करी जाती है कैनिंग के द्वारा, तो जो ब्रिटिश प्रेस है इनका बड़ा मजाक उड़ाती है, कहती है द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। इसमें ये इस तरीके का कार्टून बनाया जाता है जिसमें जो गवर्नर जनरल है वो सिपाही की सर पे हाथ रखे हैं और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो सर है या फिर मैं तुम्हें बंदूक से नहीं उड़ाऊंगा अगर तुम अच्छे सिपाही की तरह रहोगे। ये दिखाया जा रहा है कैनिंग के बारे में। अब इससे बात ये आ गई कि ब्रिटिशर्स का क्या एंगल था। हमने ये भी देख लिया कि जो रेबेलियन थे वो आखिर चाहते कहते, अगर वो जीत जाते तो वो क्या करते। आखिर हमारी भी तो कोई कहानी होगी। आपने अंग्रेजों की कहानियां सुनी, उनके पोस्टर देखे, उनने अपने पेपरों में जो पिक्चरें, जो फोटोज चिपकाई, जो प्रोपेगेंडा चलाया, वो आपने देख लिया। हम नेशनलिस्ट अप्रोच कैसा रखते हैं, हमारे मूवमेंट का क्या फिगर था, हमने उसको किस तरीके से ड्रॉ किया है, हम उसको किस तरीके से फील करते हैं। तो 1857 की जो ये क्रांति रही, ये हमें काफी इंस्पायर करती है। आज के मायने में अगर आप देखें तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पे हम इसको लेते हैं। यहां पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, या फिर आप देखें आर्ट जो बनाया गया उस समय पे, वो इस मूवमेंट को जिंदा रखता है। एक तरफ जहां जो ये ऑपरेशन हो रहा था उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और ये रिवॉल्ट उसी का एग्जाम्पल है। यहां पर जो रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग के तौर पे आप देखेंगे या फिर उनकी जो कहानियां हैं, जो हीरोइक पोएम्स है, उनसे हमें पता चलता है कि आखिर ये रिवॉल्ट किस तरीके का रहा होगा। हमने ये कहानी अपने बचपन में पढ़ी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब वो मर्दों की तरह लड़ी। और वो रानी कहां की थी? वो झांसी की थी। यहां पर कहीं ना कहीं रानी एक सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाती है। उनको देख के हमें समझ में आता है कि हमें इनजस्टिस अगर हो रहा है तो उससे लड़ना है, उसका सिंबल बन जाती है कि अन्याय अगर होगा तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और उनको पोर्ट्रे करा जाता है बैटल आर्मर के साथ, एक हाथ से घोड़े को चला रही है और दूसरे हाथ से लड़ रही है। इस तरीके की पिक्चर जब भी आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हैं तो आपको याद आती है। इस तरीके की पिक्चर आपको अपने मन में आती है। और ये बाद में जब पिक्चरें बनी तब भी इस तरीके की चीजें दिखाएंगे। जब पिक्चर्स और पोस्टर बनाए जाते थे तब भी रानी लक्ष्मीबाई को इस तरीके से डिपिक्ट किया गया। इससे समझ में आता है कि हम किस तरीके से परसीव करते थे, क्या इमेज हमारी दिमाग में बनी थी इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। कहीं पर आप देखेंगे तो इन पेंटिंग्स को अप्रिशिएट करा जा रहा है, कहीं पर इसको क्रिटिसाइज भी करा जा रहा है। बहुत सारी जगह इसको रिप्रोड्यूस किया जाएगा, बहुत सारी जगह आपको देखने मिलेगा और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी आपको देखने मिलेंगे। जहां एक तरफ ब्रिटेन में इस तरीके की पेंटिंग्स या फिर पिक्चर्स दिखाई जा रही थी जिसमें ब्रूटैलिटी दिखाई जा रही है, कैसे रेबेल को रिप्रेस कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नेशनलिस्ट इमेजिनेशन को शेप लेते हुए आप देखेंगे, शेप ले रही है नेशनलिस्ट इमेजिनेशन कि किस तरीके से आजादी के लिए पहली लड़ाई हुई थी, ये आपको देखने मिलता है। तो हिस्ट्री के दो पहलू हैं, एक तरफ अंग्रेजों की हिस्ट्री, एक तरफ हमारी। हम लड़ रहे हैं, हम रेबेलियन हो गए, हम अपने हक के लिए लड़ रहे तो भी हम गलत हो गए, इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें दिखाया। लेकिन हमने जो नेशनलिस्ट इमेजेस बनाई वो अलग ही कहानी कहती हैं, वो अलग ही फिलॉसफी को हमारे सामने लेकर आती है। टाइमलाइन को जरा सा हम डिस्कस कर लें कि 1801 में सब्सिडरी अलायंस आएगा। 1856 में जो आपके नवाब हैं वाजिद अली शाह अवध के, इनको कलकत्ता भेज दिया जाएगा। 56-57 में समरी रेवेन्यू सेटलमेंट आता है जिसकी वजह से तालुकदार नाराज हो जाते हैं। 1857 आता है, 10 मई को मेरठ से म्यूटिनी चालू होती है। फिर आप 11-12 मई को देखेंगे दिल्ली पहुंच जाते हैं।
20 से 27 मई में अलीगढ़, इटावा, मणिपुर और एटा, मैनपुर और एटा, इस जगह पर भी ये सिपाही पहुंच जाते हैं। इसके बाद लखनऊ में भी अपराइजिंग होती है। मई और जून में आप देखेंगे जो म्यूटनी है ये जनरल रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 30 जून आते आते तक जो ब्रिटिश हैं ये चिन्हट में हार जाएंगे। 25 सितंबर आते आते तक जो हैवलॉक ऑटरम है ये लखनऊ की रेसिडेंसी में एंटर कर जाते हैं। जुलाई आता है और शामल, जो मैंने आपको बताया था जो ट्राइबल लीडर है, उनकी डेथ हो जाती है। और 1858 में जून में रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते मर जाती हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर हमारी चर्चा खत्म हुई। आपके सामने सवाल है, परंपरा अनुसार स्लाइड को पॉज करें और सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। तो पहला सवाल है कि 1857 में कहां से ये रिवॉल्ट चालू हुआ था। बहुत ही सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब है मेरठ से चालू हुआ था। बस अभी पिछली स्लाइड में हमने ये देखा। बात करें इसके बाद अगले सवाल की कि दिल्ली से कौन लीडर था इस रिवॉल्ट का। इसका जवाब भी आप जानते हैं, बहादुर शाह जफर इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट के लीडर थे दिल्ली से। तीसरा सवाल है कानपुर से रिवॉल्ट का लीडर कौन था। ये आप जानते हैं कि जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा के, उनको भेज दिया गया था कानपुर में और पेंशन पे उनको रख दिया गया था और उनका नाम है नाना साहेब, जो कि लीड करते हैं कानपुर से इस रिवॉल्ट को। चौथा सवाल है जिसमें क्रोनोलॉजी में आपको जमाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ सती, फिर पासिंग ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट दिया है, फिर है बिगनिंग ऑफ रिवॉल्ट्स और फिर है आपका क्वींस प्रोक्लेमेशन। आप देखिए अबॉलिशन ऑफ सती होता है विलियम बेंटिक के टाइम पे 1829 में। विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये 1856 में आता है और रिवॉल्ट शुरू होता है 1857 में और क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन है वो 1858 में आता है। इससे हमारा जवाब हो जाता है 1, 2, 3, 4 जो कि है ए। तो चैप्टर नंबर 11 की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।